तो चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचे रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रामपुर पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की है और उन्होंने बताया कि हमने एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया। राजनीतिक पार्टी अधिकार सेना, वही उन्होंने रामपुर से अपने प्रत्याशी मोहसिन खान को उपचुनाव में उतारा है और उन्होंने कहा कि अधिकार सेना का जो प्रत्याशी है इसलिए उपचुनाव में उतारा जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है उसके जवाब देने के लिए हमने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। रामपुर आने का मुख्य उद्देश्य जो हमारी राजनीतिक पार्टी है अधिकार सेना, उसके रामपुर स्थित जो प्रत्याशी हैं व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता मोइन खान साहब, उनके चुनाव के संबंध में उनका सहयोग करना, उनका चुनाव प्रचार करना, चुनाव प्रबंधन को देखना, उन्हें दिशा निर्देश देना, यह सारे कार्य आज हमारे रामपुर भ्रमण के मुख्य उद्देश्य हैं। वही रहेंगे जो अभी हम बता रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा लोक तत्वा खाली फिर रहा है, कोई कारोबार नहीं है। बेरोजगारी के लिए हमारा मुद्दा रहेगा कि हम बेरोजगारी के लिए बोले, और बेरोजगार लोग जो घूम रहे हैं, हमारे बहुत बड़े कपड़े में लड़के पढ़े लिखे घूम रहे हैं, मगर उनको कोई नौकरियां नहीं है। और ये सारा करावा जो है वो हमारे माननीय आजम खान का है। तो वो चाहते तो इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की पावर पे थे तो वो थे, मगर उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं करा। रामपुर वालों ने तो उनको बहुत इज्जत दी और इतनी दी, आज भी दी। आज उन्हीं का करा हुआ है जो आज हम यहाँ पे आपके बीच में खड़े हैं। ना वो बुरा करते, ना लोगों का गलत करते, ना उपचुनाव होता। और मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य आज अपना नामांकन उन्होंने कर दिया है और नामांकन करने के बाद कहा कि वो नामांकन करने से पहले सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पहुंचकर उनका आशीर्वाद देकर वो आए हैं और सफाई के सभी लोगों का आशीर्वाद भी लूंगा। सभी मैनपुरी लोकसभा के मतदाता हैं। सपा के गढ़ को लेकर रघुराज शाक्य ने कहा कि गढ़ जनता ने बनाया है और सबसे बड़ी अदालत जनता की है। जनता ने बड़े बड़े किले गिरा दिए हैं और इस बार मैनपुरी की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और इस बार मैनपुरी में कमल ही खिलेगा। सपोर्ट इतनी रहेगी, आम आदमी कहाँ से मिल सकता है, विधायक सांसद नहीं मिल सकते। रघुराज साहब को दुकान पकड़े कहीं पकड़ लो, जहाँ मिलने का काम कर लो। और यही चाहता है, जनप्रतिनिधि तो होता है वो सेवक होता है जनता का, वो जनता का कर्जदार होता है। जनता वोट देने का काम कर दिया करती है तो हम लोग कर्जदार होते हैं जनता का, तो जनता के हम लोग ऋणी हो जाते हैं। उस ऋण को चुकाने का उनका हम लोगों का पूरी जनता का अधिकार बनता है। कुछ भी कहने के कुछ के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। मैनपुरी के हमारे सभी अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे सब लोग जिले के टाबा के भी अध्यक्ष हैं, सब लोग पूरे सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जसवंतर की जनता दे रही है, मैनपुरी की सभी विधानसभा में आशीर्वाद दे रही है। एक एक नागरिक आशीर्वाद देने का काम कर रहा है। और वह रामपुर में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है, जिसको लेकर बीजेपी जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई है। बीजेपी कैंडिडेट्स के नामांकन में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस बार रामपुर में कमल खिलेगा। आपको बता दें कि आकाश के नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। देखिए, मैं तो रहूंगा और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग रहेंगे उसमें, और ये उपचुनाव जो हो रहा है ये महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं आकाश चुनाव में बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल लाएगी, मुझे पूरा यकीन है। और पूरी पार्टी के कार्यकर्ता और रामपुर की जनता इस बात को एहसास करती है कि आज केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी साहब की सरकार है, वो जो समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण कर रही है। ये सरकार जिसने कर्फ्यू खत्म करा, क्राइम खत्म किया, करप्शन खत्म किया और कुशासन का जो बोलबाला होता था वो खत्म किया। और वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 5 दिसंबर से 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र को बुलाने और नई पर्यटन नीति 2022 समेत कुल 24 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और इस बात पर यह फैसला हुआ कि सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बताया है कि कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्ताव पारित हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा और यह सत्र 3 दिन तक भी चलेगा और इसके अलावा 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। राजस्थान में
क्रिटिकल केयर मेडिसिन के 12 अतिरिक्त बेड को जोड़ा गया है। क्रिटिकल केयर में इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं जिनको क्रिटिकल एयर यूनिट की आवश्यकता होती है, उसके लिए काफ़ी दिनों से इस बात का प्रयास भी चल रहा था और वैसे भी हर समय इस बात के लिए कोशिश की जाती है कि SGPGI हमारा एक बहुत अच्छा सेंटर है इलाज का, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ सके वो बढ़े और इसमें खासतौर से 12 बेड जोड़ने के लिए आज मंत्री परिषद ने अनुमति है। माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ 135 लाख क्लर्क जो ट्रेनिंग के पदों पर सापेक्ष कार्यरत हैं, उनका अभी तक का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष कर दिया गया है। लक्ष्य था हमारा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC की स्थापना, राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना, घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, 5 इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रवेश आकर्षित करना और लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। इसमें विशेष रूप से जो खास तौर से फोकस किया गया है वो इस बात पर कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें। 15% पूंजी अंश उपादान यानी सब्सिडी 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के मध्य निवेश पर 150 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी उपादान 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि पर 10% की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान अधिकतम 150 करोड़ रुपया यानी कुल 250 करोड़ रुपया 5 वार्षिक किस्तों में। ये उन लोगों को जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको इस बात का देखते हैं कि कितना रोजगार सृजित होगा, उस आधार पर और इन्वेस्टमेंट के क्वांटम के आधार के ऊपर हमने सब्सिडी को बढ़ाई है और उसके तहत जो सुविधाएं इसके अतिरिक्त बढ़ाई गई हैं उसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे दें कि अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्रति इकाई 1 करोड़ प्रतिवर्ष, स्टाम्प शुल्क छूट, भूमि उपादान, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क में छूट, ESSC विकास और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वैश्विक निवेशकों को प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से FCI के 40% तक पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति, भूमि, विद्युत, पानी, बुनियादी ढांचे, कैपिटल शेयरिंग, वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन आदि सहित FAB इकाइयों के लिए विशेष पैकेज पर विचार किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत प्राविधानिक प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित PLI प्रोत्साहन को छोड़कर FCI के 100% तक होंगे तथा नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होंगे। बड़ी बात ये सरकार ने मंजूर किया है कैबिनेट ने कि इस सोलर एनर्जी के जनरेशन के साथ साथ हम उसके स्टोरेज की भी व्यवस्था के लिए भी हम अपनी पॉलिसी में मदद देंगे। और आपको याद होगा तो इस तरह की व्यवस्था जो औद्योगिक विभाग जो औद्योगिक नीति लेकर के आया था तो उसमें भी ये व्यवस्था की गई थी कि जो पंप स्टोरेज के जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो वही इंसेंटिव, सेम इंसेंटिव हम सोलर पॉलिसी में भी बिल करके इनको देंगे। उसी तरह जो पिछड़े इलाके हैं बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे, वहाँ सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर हम 20 किलोमीटर तक की ट्रांसमिशन लाइन बनाने का खर्चा भी हम सरकार देगी। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है पर्यटन का, उन सारे पोटेंशियल्स को कैसे हम एक्सप्लॉइट करें और कैसे हम उसको हर तरह के जो पोटेंशियल हैं उनका कैसे हम उपयोग करें, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक नई नीति की रचना की गई है। उसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है।
और वहीं राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में सभी काउंटर अपने व्यवसाय को आगे उन्होंने बढ़ाया है। अद्भुत सामाजिक सांस्कृतिक विषयों से ये भरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचे, जायजा उन्होंने लिया और वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल थीम पर आयोजित कार्यक्रम में यह हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में परंपरागत उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहचान के लिए कई प्रयास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात का हब बना है। उन्होंने कहा कि 2017-18 में प्रदेश का जो कुल निर्यात था वो 86,000 करोड़ रुपए था और आज ये बढ़कर 1,56,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के इस ट्रेड फेयर में स्टॉल का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में देशवासियों के सामने एक लक्ष्य दिया था आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने उस समय वोकल फॉर लोकल का एक स्लोगन दिया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसकी ब्रांडिंग की थी। उत्तर प्रदेश इस देश से बहुत समृद्धशाली है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। हमारे पास 75 जनपद हैं और सभी 75 जनपदों के पास अपना कोई न कोई यूनिक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए क्लस्टर वहां पर पहले से मौजूद हैं। जो इससे जुड़े हुए हस्तशिल्पी और कारीगर थे वे सदियों से इस परंपरा के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन समय के अनुरूप प्रोत्साहन न मिलने, शासन प्रशासन का विकसित सहयोग न मिलने और समय के अनुरूप तकनीक न मिलने के कारण उनमें एक हताशा थी, निराशा थी। वे लोग इस कार्य से मुंह मोड़ रहे थे, पलायन हो रहा था। उत्तर प्रदेश के विकास पर इसका विपरीत असर पड़ रहा था और इसीलिए हम लोगों ने सन 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया था, जो अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने, उसे लोकल से ग्लोबल बनाने की मुहिम का हिस्सा था। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वह विजन न केवल भारत के अंदर बल्कि ये सौभाग्य है कि बाली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी G20 समिट में गए हैं। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के आलमनगर और ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। राजनाथ ने रेलवे के वहां चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने और यहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों के ठहराव देने के आदेश भी दिए हैं। इस दौरान DRM SK सपरा में उन्हें लखनऊ में चल रहे रेल प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी दी गई और रक्षा मंत्री ने आलमनगर, उतेरठिया सहित उनके क्षेत्र के स्टेशन पर रेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया।
डीआरएम ने रक्षा मंत्री को बताया कि अभी तक इस रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं काफी कम होने से लंबी दूरी की ट्रेनों को यहां पर नहीं रोका जाता था। रक्षा मंत्री की डीआरएम ने यह भी उनको बताया है कि अब 2 महीने के अंदर रेलवे स्टेशन का काम पूरा होने की उम्मीद है। और वहीं हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन आजम खान को कोर्ट ने अग्रिम जमानत उनको मिली हुई है, जिसको लेकर आजम खान अब सेशन कोर्ट में हाजिर हुए हैं। सेशन कोर्ट ने आजम की जमानत को बढ़ाते हुए 22 तक इसको बढ़ा दिया है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सेशन कोर्ट ने 15 नवंबर तक आजम को जमानत दी थी। जो अपील फाइल करी थी 185/2019 में आज तक एंट्री मिल पाती, उसके संबंध में क्या रहा आज? एंट्री बिल एक्सटेंड हो गई। आज कोर्ट वैकेंट थी, मजिस्ट्रेट पर अपील का जवाब भी आना है। और वहीं भोजपुरी के सुपरस्टार और गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने गुजरात चुनाव के लिए पहली बार गुजराती भोजपुरी का मिक्स रैप सॉन्ग ये गाया है और आज इस गाने का ट्रेलर जारी किया गया है और गाने को कल रिलीज करने की पूरी तैयारी है। ट्रेलर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा नजर आ रही है, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तस्वीर है। रवि किशन के प्रशंसकों को यह उम्मीद है कि यह गाना गुजरात में रह रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। चुनाव भले ही गुजरात में हो रहे हों, लेकिन यूपी कहीं पिछड़ने वाला नहीं। गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी नेता और भोजपुरी स्टार जो कि हमेशा भोजपुरी गानों में हमेशा फिल्मों में दिखते रहते हैं, यानी कि रवि किशन ने एक ऐसा वीडियो तैयार किया है जिसमें गुजरात को लेकर के उन्होंने गुजरात में जो काम हो रहा उसको लेकर के उन्होंने वहाँ पे दर्शाया है। और चूंकि ऐसा माना जाता है कि गुजरात में यूपी और बिहार के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में भोजपुरी गाना, भोजपुरी सिंगर और भोजपुरी एक्टर के ये वीडियो उस चुनाव प्रचार में काफ़ी कामयाब होगा। जनता टीवी के लिए लखनऊ से अनिल के अंकुर।